नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। बिहार में सियासत के लहजे से आज जो है सुपर शुक्रवार है। प्रियंका गांधी बिहार आई हैं और सदाकत आश्रम में पहले उन्होंने सीधा संवाद किया है महिलाओं से और वह मोतिहारी निकल चुकी हैं, जहां बड़ी सभा को संबोधित करेंगी। कोसी सीमांचल के इलाके में ओवैसी जो है वह कार्यक्रम कर रहे हैं और आज शाम 5 बजे अमित शाह भी बिहार आने वाले हैं, उनका भी कार्यक्रम है। नेता प्रतिपक्ष जो बिहार के तेजस्वी यादव हैं, वे 2 इलाके में आज जनसभा कर रहे हैं। हमारे साथ हाउस के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हैं। ये तो बिल्कुल सुपर शुक्रवार हो गया। प्रियंका गांधी पहली बार बिहार में आई हैं, वो अभी चुनाव को लेकर के अगर कहें तो शंखनाद जो है आज से ही हो रहा है। अमित शाह भी आ रहे हैं, ओवैसी भी जो है डेरा डाले हुए हैं, तेजस्वी भी यात्रा में हैं। क्या मायने निकालें इसके? सियासत का सुपर शुक्रवार वाकई है आज, क्योंकि आज बड़े बड़े दिग्गज बिहार में उतरे हुए हैं। प्रियंका गांधी आई हैं, बड़ी खबर है। सदाकत आश्रम में महिलाओं से संवाद का कार्यक्रम था, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में महिलाएं आ गईं कि ये संवाद का कार्यक्रम रैली में तब्दील हो गया। और प्रियंका गांधी ने सबके साथ संवाद तो किया ही, 1 to 1 बात की, महिलाओं की समस्याओं को सुना, समझा और भाषण भी दिया। और उन्होंने कहा कि भाई महिलाओं को जब तक अधिकार नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि उनके भाई राहुल गांधी पूरे देश भर में घूम रहे हैं ताकि महिलाओं को सम्मान मिले, उनको उनका अधिकार मिले। और नीतीश सरकार, मोदी सरकार महिलाओं को ठग रही है, चुनाव में लोक लुभावन घोषणाएं कर रही है। चुनाव के पहले कहाँ थी सरकार? तो कई सवाल उठाए। और प्रियंका गांधी आज मोतिहारी में जनसभा कर रही हैं। सत्याग्रह आंदोलन जहाँ से शुरू हुआ था, देश की आज़ादी की लड़ाई, वहीं से कांग्रेस की प्रियंका गांधी की पहली रैली हो रही है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव ने भी आज 2 जनसभाएं की हैं और उनकी जनसभाओं में भी बहुत भीड़ उमड़ रही है। भाई आरजेडी सबसे बड़ा दल है, वो भी लगातार नीतीश सरकार, मोदी सरकार पर हमलावर है। और वो रोज़गार की बात कर रहे हैं, वो पलायन पर बात कर रहे हैं, वो उद्योग धंधे की बात कर रहे हैं। तो लोगों को, उनके समर्थकों को अच्छा लग रहा है कि भाई तेजस्वी यादव पुरानी परिपाटी जो चलती आ रही है बिहार की राजनीति की, उसको बदलेंगे और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव की मुश्किल ये है कि परिवार में भी बगावत है। और छपरा में जब वो छपरा से होकर गुजर रहे थे तो आरजेडी के समर्थकों ने रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के नारे लगाए। तो तेजस्वी यादव कहीं से गुजरे और कोई तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा न लगा के रोहिणी आचार्य जिंदाबाद का नारा लगाए, इसका मतलब कि रोहिणी आचार्य के समर्थकों में ये बात घर कर गई है। ये पारिवारिक कलह जो है अब सड़क पर है। सड़क पर नहीं है, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच गई है। अब रोहिणी आचार्य के समर्थक रोहिणी जिंदाबाद के नारे तेजस्वी के सामने लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो तेजस्वी यादव को सफाई भी देनी पड़ी है और उन्होंने कहा है, पहली बार सफाई दी है कि रोहिणी आचार्य ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। उन्होंने पिता के लिए अपनी किडनी दे दी, तो इससे बड़ा बलिदान क्या होगा? और उन्होंने भी कहा कि छपरा की जनता की मांग पर लालू यादव जी ने रोहिणी आचार्य जी को चुनाव लड़ाया था। तो बहुत तारीफ़ की तेजस्वी यादव ने। माने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब घर की बात घर में नहीं रही ना, अब तो समर्थकों के बीच बात पहुंच गई है। आरजेडी के समर्थक ही हैं जो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के नारे लगा। आरजेडी के कार्यकर्ता ही तो तेजस्वी यादव के अलावा तेज प्रताप का भी नारा लगा रहे हैं। और तेज प्रताप भी चुनौती तो बने ही हुए हैं। जिन सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे या लड़ाएंगे तो वोट तो काटेंगे आरजेडी का ही, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव जोर शोर से चुनाव में जुटे हुए हैं। और एमआईएम की जो बात है आप जानते ही हैं कि एमआईएम ये मैसेज देने में कामयाब रहा है कि वो बीजेपी का बी टीम नहीं है। उसने महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव रखा था, लिखित रूप में भी और बातचीत करके भी, लेकिन तेजस्वी यादव ने जगह नहीं दी। उन्होंने कहा कि क्या हैदराबाद में ओवैसी साहब देंगे आरजेडी को जगह, क्या वहाँ चुनाव लड़ाएंगे? तो अब तो साफ सवाल है कि भाई आप हैदराबाद में नहीं लड़ाएंगे तो हम बिहार में आपको कैसे लड़ाएंगे? दरअसल तेजस्वी यादव को डर है कि अगर ओवैसी महागठबंधन में आए तो धार्मिक ध्रुवीकरण हो सकता है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो ओवैसी भी आर पार के मूड में है। 6 सीट ही कह रहे थे कि वो मांग रहे थे, 5 सीट पर तो जीते हुए थे ना पिछले चुनाव में। हालांकि 4 विधायक भागकर तेजस्वी यादव के साथ चले गए।
तो वो तो कह रहे हैं कि हम 6 सीट ही मांग रहे थे और चाहते थे कि महागठबंधन एकजुट रहे, गोलबंद रहे, मुस्लिम वोट में डिवीज़न ना हो। लेकिन तेजस्वी यादव को ये मंजूर ही नहीं है, क्योंकि मुस्लिम नेता को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। वो चाहते ही नहीं कि मुस्लिम में भी मुस्लिम का कोई नेता हो, तो मुस्लिम को केवल बीजेपी का डर दिखा के वो वोट लेना चाहते हैं। अब MIM सुप्रीमो भी लगातार यात्रा कर रहे हैं सीमांचल कोसी में, और कहा जा रहा है कि 50 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो चुनौती तो महागठबंधन की ही बढ़ाएंगे तेजस्वी। श्रीकांत जी, दर्शकों को हम यह भी समझाना चाहेंगे आपके जरिए कि मुसलमान के बड़े नेता वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ नहीं दिख रहे थे, चाहे वह राजद के हों या कांग्रेस के, मंच भी साझा नहीं कर रहे थे। तो इसका संवाद एक नेगेटिव गया है और मुसलमान समाज खड़ा मतलब बिल्कुल जो है यह चाह रहा है कि हमारे बड़े नेताओं को प्रश्रय नहीं दिया है तो रूठना लाजमी है। और क्या लग रहा है कि इससे चुनाव पर क्या इम्पैक्ट? देखिए, मुसलमान का कोई बड़ा नेता आज की तारीख में बिहार में है ही नहीं। आप देख लीजिए, एक ज़माना था जब शहाबुद्दीन हुआ करते थे मुसलमानों के बड़े नेता, सिवान में बहुत बड़े नेता थे और पूरे बिहार में उनकी धाक थी। सिवान के तो सरकार ही थे। तस्मुद्दीन थे कोसी सीमांचल के बादशाह थे, कोसी के सीमांचल के गांधी कहे जाते थे, और दोनों ही लालू यादव के लिए हमेशा चुनौती बने रहे, क्योंकि वो नेता बन गए थे। तो लालू जी के बाद तेजस्वी जी वो गलती नहीं करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमान कोई नेता उभरे, वो चाहते हैं कि मुसलमान उनके नेतृत्व में हमेशा खड़ा रहे। तारिक अनवर तो एक हैं, तारिक अनवर तो हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, शकील अहमद खान हैं, लेकिन उनको कहाँ बढ़ा रही है पार्टी। कांग्रेस ने भी उनको यात्रा में कहीं बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं दी। शकील इसीलिए मेरा जो कहना था कि मुसलमान समाज इससे खफा है कि न राजद की तरफ से कोई बड़ा चेहरा वोटर अधिकार यात्रा में था और न ही कांग्रेस की तरफ। ना, डॉक्टर शकील और डॉक्टर शकील अहमद खान दोनों ही बड़े नेता हैं, एक तो विधायक दल के नेता ही हैं, तो उनको भी साथ रखना चाहिए था राहुल गांधी को। उनको भी मुकेश सहनी और तेजस्वी को जितनी अहमियत दे रहे थे वैसे ही उनको भी साथ रखना चाहिए था, लेकिन वो फ्रंट पर दिखे नहीं, तो मुसलमानों की नाराज़गी हो सकती है। और वैसी तो इसी को भुना रहे हैं कि देखो ना, वोट तुम्हारा है, मज़ा कोई और ले रहा है। हम 18% हैं, 14% वाला राज कर रहा है, हमको डरा रहा है। तो अब ये नहीं चलेगा। मुसलमान देखिए विकल्प तो खोज रहे हैं मुसलमान, और जनसुराज एक विकल्प के रूप में आया भी है, लेकिन मुसलमान वोटों की गोलबंदी जनसुराज के पक्ष में तभी होगी जब जनसुराज ये नैरेटिव सेट कर देगा कि वो बीजेपी को हरा सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो कुछ भी हो सकता है। 17% है आबादी, 17.7%, 17.7, 18 मान लें, लगभग 18% मुसलमान हैं, और उनका पूरा वोट गिरता है। बाकी जातियों का वोट तो पूरा 100% नहीं गिरता, लेकिन उनका तो 100% नहीं तो 99% वोट गिरता है। और ये वही ताकत है आरजेडी की, मुसलमान ही ताकत है। मुसलमानों ने कभी आरजेडी को धोखा नहीं दिया, यादवों ने भले आरजेडी को दे दिया। जैसे लोकसभा चुनाव में मुसलमान तो आरजेडी के महागठबंधन के पक्ष में खड़े थे, लेकिन कुछ यादवों ने बीजेपी के लिए भी वोट कर दिया देश के हित पर, मोदी जी के नाम पर। तो मुसलमानों को इस बात का भी मलाल है कि देखिए, हम तो हमेशा गोलबंद रहते हैं, यादवें लोग छटक जाते हैं। तो इस बार मुसलमान चाहते हैं कि उनकी भागीदारी बढ़े, राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़े। और अगर यादव आरजेडी से 60-70 लड़ सकते हैं, 14% उनकी आबादी है, तो मुसलमान भी अब ये मांग करने लगे हैं कि भाई उन्हें तो यादवों से ज़्यादा भागीदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा है। और प्रशांत किशोर इसी बात को पकड़ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, जो जितनी जनसंख्या जिसकी है उसको उसी हिसाब से अनुपात से वो टिकट देंगे। इसीलिए मुसलमानों का आकर्षण बढ़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर को ही वोट देंगे, जीते या हारे, कोई जीते या हारे उससे क्या होने वाला है, लेकिन वोट देंगे इन्हीं को, क्योंकि हमको ये टिकट दे रहे हैं, राजनीतिक भागीदारी दे रहे हैं। और इसीलिए चुनौती बढ़ी हुई है महागठबंधन की। अब फिर से सुपर शुक्रवार पर आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं 5 बजे। हाँ बिल्कुल, अमित शाह आ रहे हैं। कल ही बीजेपी के प्रदेश प्रभारी भी घोषित किए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, बहुत काबिल नेता हैं, और नीतीश कुमार से उनके अच्छे संबंध हैं। और अगर संबंध तो आपसे भी बहुत अच्छे। बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान अगर आ गए प्रभारी बन के बिहार के, तो ये मानकर चलिए कि अब सीटों का समझौता हो गया। अब 2-4 सीट के लिए कोई दाएं बाएं नहीं होगा। नीतीश कुमार भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं, और नीतीश कुमार से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। तो जो खटपट चल भी रही होगी थोड़ी सी खींचतान, वो खत्म हो जाएगी। और अमित शाह आ जा रहे हैं, 4 जिलों के पदाधिकारियों के साथ वो विचार विमर्श करेंगे चुनाव की रणनीति पर। तो अमित शाह तो फुल एक्शन में हैं।
तो मानकर चलिए कि आज जो है सियासत का सुपर शुक्रवार है और आज हर दल पूरा दमखम लगा रहा है कि भाई उसके पक्ष में माहौल बने। अब जनता ही मालिक है, जनता किसका साथ देगी कहना बड़ा मुश्किल है। और आज के ज़माने में जनता के मन की बात समझना तो उससे भी मुश्किल काम है। आज सुपर शुक्रवार है बिहार की सियासत में। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। कल विशेष कार्यक्रम हम लेकर के आएंगे कि आज का ये सुपर जो शुक्रवार है सियासत का, उसका कितना असर हुआ है। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।